हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अंडरग्राउंड केबल के बारे में, जिसको यूजी केबल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। ये वीडियो लेक्चर हमारा 6th रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 5 वीडियो लेक्चर कवर किए हुए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन के बारे में बताया हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल के बारे में बताया हुआ है, टाइप्स ऑफ केबल ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज रेटिंग के बारे में बताया हुआ है, और डिफरेंस बिटवीन अंडरग्राउंड केबल एंड ओवरहेड केबल, जो कि लास्ट वीडियो लेक्चर में ही आपके साथ में मैंने डिस्कशन किया हुआ है। बाकी आज की इस वीडियो में हम लोग डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ केबल इंसुलेशन, मतलब कि अगर आप अंडरग्राउंड केबल के लिए इंसुलेशन सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसमें ऐसी कौन सी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही में हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ इंसुलेशन के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक ही देखिएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है या क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगती है अपने लाइक और डिसलाइक से आप मेरे को बता सकते हो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं काम कर पाता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, तो अपने मेन कंटेंट पे चलते हैं। डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ केबल इंसुलेशन। देखो, यहाँ पे मैंने दो कॉलम्स बनाए हुए हैं। पहले कॉलम में मैंने डिजायर्ड प्रॉपर्टी शो किया हुआ है, दूसरे कॉलम में मैंने रीजन शो किया हुआ है कि क्यों वही चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने अंडरग्राउंड केबल के लिए इंसुलेशन सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि केबल का जो इंसुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू रेजिस्टेंस का होना चाहिए। मतलब कि उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? टू अवॉइड लीकेज करंट। अगर आप लीकेज करंट को अवॉइड करना चाहते हो तो आपके इंसुलेशन की रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होनी चाहिए? काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए। सेकंड हमारी डिजायर्ड प्रॉपर्टी है हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर आप अपने इंसुलेशन को सिलेक्ट करो तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा हम लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा टू अवॉइड इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अगर आप इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को अवॉइड करना चाहते हो तो आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी पड़ेगी। एमसीक्यूज वगैरह में जेई के क्वेश्चंस आप देखोगे, या फिर आप आईटीआई वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपके जो फाइनल ईयर के पेपर होते हैं तो उनमें आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है टू अवॉइड इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन विच इंसुलेशन प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक, तो ऐसी तरीके से थर्ड हमारी क्या डिजायर्ड प्रॉपर्टी है? हाई टेम्परेचर रेटिंग। मतलब कि जो हमारा इंसुलेशन है वो आपके टेम्परेचर को बियर करने के कैपेबल होना चाहिए। उसकी जो टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए टेम्परेचर कैपेबिलिटी कम है तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। फोर्थ हमारी डिजायर्ड प्रॉपर्टी है नॉन हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होना चाहिए। नॉन हाइड्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या है कि जो हमारा इंसुलेशन है वो रजिस्ट कर पाए वाटर एंड एयर मॉइस्चर को। अगर मान लीजिए हमारा जो केबल है वो वाटर के कांटेक्ट में या फिर एयर के कांटेक्ट में आता है तो जो उनमें मॉइस्चर होता है उसको अवॉइड करने का भी उसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो नॉन हाइड्रोस्कोपिक नेचर होना चाहिए। हाइड्रो का मतलब क्या होगा? हाइग्रो। ठीक है, सॉरी, हाइड्रो नहीं है, हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, हाइग्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। और स्कोपिक का मतलब क्या हो गया? टू अवॉइडिंग नेचर। ठीक है, बाकी उसमें फिफ्थ और लास्ट हमारी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो आपकी अंडरग्राउंड केबल होती है वो सॉइल में हमेशा आपके पड़ी रहती है। तो सॉइल में क्या होता है, कई सारे तरीके के केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, तो उनसे भी केबल का जो इंसुलेशन है वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाए। इस तरीके की केमिकल स्टेबिलिटी उसके अंदर रिक्वायर्ड होती है। अनअफेक्टेड बाय एसिड एंड एल्कलाइन। ठीक है, तो जो हमारे सॉइल के एसिड्स वगैरह होते हैं उनसे अनअफेक्टेड रहे, इस तरीके की हमारा इंसुलेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये डिजायर्ड प्रॉपर्टीज की कुछ मैंने लिस्ट बनाई है और वाई का रीजन भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। आई होप कि आपको ये जो लिस्ट है ये समझ में आ गई होगी। बाकी अभी हम लोग बात कर लेते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इंसुलेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे रबड़ के बारे में। ये रबड़ क्या होता है? देखो, आपको पता है कि रबड़ क्या है? एक इंसुलेशन की कैटेगरी में आता है। आपने सुना होगा घरों में कि जब आप काम करते हो तो घर में क्या बोलते हैं कि रबड़ की चप्पल पहन लो। ठीक है, तो रबड़ क्या है? एक इंसुलेशन की श्रेणी में आता है, इंसुलेशन ही होता है। रबड़ की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है हमारी? 30 kV पर mm। मतलब कि इसके पर mm में 30 kV वोल्टेज को बियर करने की कैपेबिलिटी होती है। प्योर रबर जो होती है वो हाई इंसुलेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करती है। जो प्योर रबर होगी उसकी जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी होगी वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। पर इसी के साथ में आपको कुछ मेजर ड्रॉबैक भी रबर के देखने को मिलेंगे, जैसे कि एब्जॉर्ब मॉइस्चर। जो हमारी प्योर रबर होती है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो आपकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जो इसका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन
ब्रेकडाउन आपको जो कॉज होता है वो आपको देखने को मिलता है। इसकी मैक्सिमम सेफ टेम्परेचर जो होता है वो बिलो 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब कि 38 डिग्री तक तो ये हमारी ओके वर्क करेगी। अगर 38 डिग्री सेंटीग्रेड का हमारा टेम्परेचर है तब तक तो ये गुड गुड वर्क करेगी। बाकी जैसे अगर अबव द 38 डिग्री सेंटीग्रेड गया तो ये मेल्टिंग प्रॉपर्टी या फिर अपनी रेजिस्टेंस वैल्यू को क्या करने लगेगी, लूज करने लगेगी। तो यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज होने लग जाती हैं अबव टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। इजिली डैमेज ड्यू टू द रफ हैंडलिंग। जो रबड़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखोगे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है रबड़। तो अगर आप उसको रफ हैंडलिंग करते हो तो काफ़ी जल्दी डैमेज होने के भी यहाँ पे आपको चांसेस देखने को मिलते हैं। तो इन सभी ड्रॉबैक्स को देखते हुए हम लोग एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि प्योर रबर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल। अच्छा जी, प्योर रबर को तो हम इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह यूज नहीं कर सकते, हालांकि उसकी जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा है। पर आप यहाँ पे देखो कि अगर 38 डिग्री तक की सेंटीग्रेड में भी अगर हमारा पहुंच गया टेम्परेचर तो वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा। केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करेगा तो इसकी जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है वो हमारी चेंज हो जाएगी। मॉइस्चर को भी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो इसलिए से हमने कंक्लूजन लिया कि ये नहीं यूज कर सकते। अब यूज नहीं कर सकते तो यूज करें क्या? तो हम नेक्स्ट डिसीजन में पहुंचे, वीआईआर रबड़ को यूज करेंगे। वीआईआर रबड़ का मतलब होता है वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ को हम यूज करेंगे। वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़ क्या होती है? इसमें हम लोग क्या करेंगे कि प्योर रबड़ लेंगे और उसमें क्या करेंगे, मिनरल रबड़ को हम मिनरल रबड़ और सल्फर का 3 to 5% ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वल्कनाइजेशन प्रोसेस करेंगे और जिससे क्या बनेगी, हमारी वीआईआर रबड़ बनेगी। ठीक है, वीआईआर का फुल फॉर्म क्या है, वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, प्योर रबड़ लेते हैं, मिनरल रबड़ लेते हैं और फिर सल्फर लेते हैं 3 to 5%, और इन सभी को क्या कराते हैं, वल्कनाइजेशन कराते हैं और फिर हमें क्या मिलती है, वीआईआर रबड़ मिलती है। जो मिनरल रबड़ होती है उसमें हम लोग क्या लेते हैं, जिंक ऑक्साइड और रेड लेड हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब वीआईआर रबड़ आपने बना लिया, ठीक है साहब, तो इस वीआईआर रबड़ का फायदा क्या क्या मिला? फायदा यहाँ पे आपको ये मिला कि ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो कि आपने पिछले में देखा था कि भैया उसकी अगर आपने रफ हैंडलिंग करी तो वो आपकी बड़ी जल्दी डैमेज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका एक हमें फायदा ये देखने को मिला कि इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी हो गई। ठीक है, बेटर ड्यूरेबिलिटी, जनरल सी बात है, जो इसकी लाइफ लॉन्ग है या ड्यूरेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। बेटर वियर रेजिस्टेंस, ठीक है, तो रेजिस्टेंस वगैरह भी इसका क्या हो जाता है, काफी ज्यादा हो जाता है। अब इसमें भी कुछ ना कुछ आपको ड्रॉबैक देखने को मिल जाते हैं। अब ड्रॉबैक क्या देखने को मिलेगी कि जो सल्फर है, राइट, जो सल्फर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो ये रिएक्ट वेरी क्विकली विथ कॉपर। अच्छा जी, तो जो सल्फर है वो आपका कॉपर के साथ में बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है और कॉपर की जो लाइफ है वो आपकी कम कर देता है। अब ऐसे केस में हम लोग वीआईआर को भी थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा ड्रॉबैक आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, यूज्ड फॉर 1 kV एंड मॉडरेट वोल्टेज। ठीक है, अगर आप वीआईआर रबड़ को यूज करना चाहते हो तो 1 kV तक की आप यूज कर सकते हो या फिर मॉडरेट वोल्टेज लेवल तक की आप इसे यूज कर सकते हो। तो दो तरीके का मेजर ड्रॉबैक आपको देखने को मिला। तो इसकी वजह से हम लोग वीआईआर रबड़ से हम लोग किस पे मूव करते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल में। ठीक है, ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल क्या होती है, या फिर ये कौन सा इंसुलेशन होता है, इसके बारे में समझते हैं। अब ये जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन इंसुलेशन है इसको हम लोग XLPE के नाम से भी जानते हैं। XLPE जो होती है, इसमें क्या किया जाता है कि जो पॉलीएथिलीन हमारा केमिकल है इसको क्या किया जाता है, क्रॉस लिंक एक प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस होती है, उसके थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रोसेस कराते हैं, मतलब कि इसको हम लोग एक तरीके से प्योर करते हैं। ठीक है, जो पॉलीएथिलीन केमिकल है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस लिंक उसमें प्रोसेस कराते हैं। क्रॉस लिंक प्रोसेस क्या होती है, अब ये समझ लेते हैं। क्रॉस लिंक प्रोसेस में क्या करते हैं, प्रोसेस दैट चेंज द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर चेन। जो हमारी पॉलीएथिलीन हमने यहाँ पे लिया हुआ है तो इसके जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्रॉस लिंक चेंज कर देता है। क्रॉस लिंक का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे मान लो, मेरे को इतनी केमिस्ट्री तो नहीं आती, मैं इतना बता सकता हूँ, जैसे मान लो पॉलीएथिलीन का ये हमारा मान लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है तो इसको क्या करेगा, क्रॉस लिंक इस स्ट्रक्चर को अगेन
अगले स्ट्रक्चर के साथ में इस तरीके से बना देगा, फिर इसको अगेन इस तरीके से बना देगा। तो ये क्या कर रहा है कि एक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ में क्रॉस लिंक करता हुआ जा रहा है। अब इस तरीके से अगर कोई चीज बन रही है तो जनरल सी बात है कि उसमें जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी है या फिर अदर स्टेबिलिटीज रिक्वायर्ड है वो आपकी क्या हो जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। तो क्रॉस लिंक जो प्रोसेस होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो एक हमारा मॉलिक्यूल दिया हुआ है पॉलीएथिलीन, उसी मॉलिक्यूल को क्या करते हैं हम लोग क्रॉस लिंक कराते जाते हैं एक दूसरे से। तो इसमें आपको इम्पैक्ट क्या देखने को मिल जाएगा कि जो इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है वो आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नॉन इन्फ्लेमेबल आपकी यहाँ पे रबड़ देखने को मिलती है। जो क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन रबर्स होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन इन्फ्लेमेबल होती हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक्सट्रीम हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है। ठीक है, अगर आप इनका देखोगे मेल्टिंग पॉइंट, जैसे रबड़ का क्या था, मेल्टिंग पॉइंट 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वो मेल्ट होना चालू हो जाएगी, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करना चालू कर दे रही थी। पर यहाँ पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो आपने देखा कि जो क्रॉस लिंक हम प्रोसेस करा रहे थे पॉलीएथिलीन का, उसकी वजह से हमारी कुछ ये आपके सामने केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं और ये कुछ आपको बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब जो ये क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन हमारा इंसुलेशन है, इसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, मीडियम टू हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, यहाँ पे हम लोग इसका यूज कर रहे होते हैं। अब जो एक्सएल पी केबल्स होती हैं, नॉट इन एबल टू यूज फॉर डायरेक्ट यूजी लेइंग। ठीक है, अगर आप अंडरग्राउंड केबल के लिए बात कर रहे हो तो डायरेक्ट आप एक्सएलपी मतलब कि क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन केबल को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते तो फिर किसको यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे पीवीसी केबल को, मतलब पॉली विनाइल क्लोराइड इंसुलेशन को हम लोग यूज करते हैं फॉर द अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, अगर आप अंडरग्राउंड केबल को यूज करना चाहते हो तो पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल को हम लोग यूज करते हैं। बहुत कॉमन नेम है पीवीसी केबल, आपने कई बार सुना होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, या फिर आपने घर वगैरह में भी देखा होगा पीवीसी के पैनल्स वगैरह लगा रहे हैं। ठीक है, तो वही कॉमन ही चीज है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये जो हमारा इंसुलेशन होता है ये सिंथेटिक कंपाउंड से मिला करके बनता है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज को मिलाते हैं तब जा करके ये हमें रबड़ देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी क्या क्या खास बात है कि जो इसका इंसुलेशन है, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस इसका आपको देखने को मिलता है, गुड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलती है, मैकेनिकल टफनेस आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, लो इलास्टिसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, मतलब कि काफी आप कह सकते हो कि टफी टाइप की होती है। ठीक है, यूज फॉर लो एंड मीडियम इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक, तो ये सभी आपको यहाँ पे जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज थी वो एक ही चीज में देखने को मिल गई पीवीसी केबल्स में। तो हम लोग पीवीसी केबल का डायरेक्ट यूज कर लेते हैं फॉर द अंडरग्राउंड केबल। ठीक, तो कई बार क्वेश्चंस में भी पूछा गया है कि अगर आप अंडरग्राउंड केबल के लिए इंसुलेशन का चयन कर रहे हो तो फिर कौन सी ऐसी इंसुलेशन है जिसका आप डायरेक्ट यूज करते हो, तो पीवीसी केबल, हाँ पीवीसी केबल कह सकते हो या फिर पीवीसी इंसुलेशन आप कह सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट और अपने एंड टॉपिक के बारे में समझते हैं, इंटीग्रेटेड पेपर। इंटीग्रेटेड पेपर का भी हम लोग यूज कर रहे थे जब मैंने आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड पेपर का भी हम लोग यूज करते हैं एज अ इंसुलेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड पेपर क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेपर के बारे में शॉर्ट सा समझ लो कि नॉर्मल पेपर को हम लोग लेते हैं जिसको हम लोग ड्राई पेपर कहते हैं, नॉर्मल पेपर को लेंगे, नॉर्मल पेपर में क्या करेंगे, केमिकल कंपाउंड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। केमिकल कंपाउंड में मतलब कि पैराफेनिक को ऐड करेंगे या फिर नेप्थेनिक को आप लोग ऐड करते हो यहाँ पे एज अ केमिकल कंपाउंड, और वहां से आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, इंटीग्रेटेड पेपर। ठीक है, अब इसी इंटीग्रेटेड पेपर का आप क्या करते हो, तो एज अ इंसुलेशन आप यूज कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये सभी जो मैंने आपको इंसुलेशन बताया अगेन मैं रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहले हमने डिजायर्ड प्रॉपर्टी को समझा, डिजायर्ड प्रॉपर्टी के बाद में रबड़ के बारे में समझा कि रबड़ में क्या क्या हमारी अच्छी खास बात है, और फिर उसके बाद में ड्रॉबैक समझा। इन ड्रॉबैक को हमने कम किया था वीआईआर में, इंसुलेशन में वीआईआर इंसुलेशन के भी कुछ आपको ड्रॉबैक देखने को मिल गए थे, तो इन ड्रॉबैक्स को हमने क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन में हमने
देखा कैसे रिमूव करते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको कुछ ड्रॉबैक देखने को मिले कि ये डायरेक्ट यूजी केबल के लिए हम यूज नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको पीवीसी इंसुलेशन मतलब पीवीसी केबल में आपको देखने को मिला। जो भी हमारी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज थी वो पीवीसी ने आपको दी है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग इंटीग्रेटेड पेपर के बारे में भी हमने डिस्कशन किया कि इंटीग्रेटेड पेपर जो होता है वो है किस तरीके से इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और किस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब कि किस तरीके से उसको बनाया जाता है, उसके बारे में भी हमने समझा, ठीक है। बाकी अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं कि कई बार जेई एग्जाम्स या फिर वनडे एग्जाम्स में आपको पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म इंसुलेशन फुल फॉर्म्स। इंसुलेशन मतलब कि पीवीसी का आपको फुल फॉर्म पूछ लेगा तो पॉलीविनाइल क्लोराइड आप बता सकते हो। एमआई केबल्स पूछ लेता है तो मिनरल इंसुलेटेड केबल इसका फुल फॉर्म होता है। पीआई एलसी केबल्स का मतलब होता है कि पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड केबल, ठीक है। एक्सएल पीई केबल्स का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन केबल, ठीक है। पी आई एल सी डी टी ए केबल, पी आई एल सी डी टी ए का मतलब होता है पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड डबल टेप्ड आर्म्ड केबल, ठीक, इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो कई बार फुल फॉर्म आपके एग्जाम वनडे एग्जाम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी ये आज की वीडियो थी, वीडियो कैसी लगी इसे बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेथड्स ऑफ लेइंग अंडरग्राउंड केबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि किस तरीके से आप अंडरग्राउंड केबल को अपने लगाते हो। डायरेक्ट लेइंग, डक्ट मेथड और टनल लेइंग मेथड के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई भी तरीके का डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सकें। बाकी अगर आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इसके लिए आप मेरी वेबसाइट इलेक्ट्रिकल जिंदगी पे विजिट करिएगा। यहाँ पे आपको डिजी नोट्स, हैंड नोट्स, ई बुक्स, टेक क्विज़, नॉन टेक क्विज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाते हैं। डिजी नोट्स में जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ पैनल की पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। हैंड नोट्स में आपको मेरे लिखे हुए हैंड नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आप टेक क्विज़ वगैरह को सॉल्व करना चाहते हो तो आप यहाँ से आकर सॉल्व कर सकते हो। किसी टॉपिक वाइज टेक क्विज को सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे टॉपिक को सर्च कर सकते हो। टॉपिक को सर्च करने के बाद में जो भी टॉपिक आपने सर्च किया उसका क्विज आ जाएगा आपके सामने, क्विज पे क्लिक करिएगा। इस तरीके से क्विज आपका स्टार्ट हो जाएगा। 20 मिनट में आपको 23 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सबमिट क्विज पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ जाएगी। परफॉर्मेंस रिपोर्ट का एनालिसिस करिएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन एनालिसिस को भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन एनालिसिस पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने सभी क्वेश्चन का एनालिसिस आपको देखने को मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वन लाइनर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपनी क्रॉस स्टडी को चेक कर सकते हो कि आपको कितनी आपकी जो क्रॉस लिंकिंग है आपके माइंड की वो किस तरीके की है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी उसको आप जरूर से जरूर बताइएगा। अभी तक कि आपने वीडियो को देखा उसे थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।